टाइप्स के होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं आपके 3 टाइप के। हाँ, एक होता है गैसियस सॉल्यूशन। क्या होता है? गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। यस। अब आप सोच रहे हो कि नहीं अलग अलग कैसे हैं यार, हमने तो एक ही नाम सुना था। नहीं, हम गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो देखो, अगर आपने अपनी बुक देखी होंगी तो हमारी केमिस्ट्री की कितनी बुक है? 2 बुक्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसके अंदर है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो सेकंड बुक है वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो इस पर वेटेज ज़्यादा है, पूरा का पूरा 50% वेटेज है अपना किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। और 30% 30 to 35% जो है वो आएगा फिजिकल से और 15 to 20% आता है इनऑर्गेनिक से, ठीक है। फिजिकल के अंदर हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक है आपका सॉल्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स। तीनों में बहुत बढ़िया वाली कैलकुलेशन है, बढ़िया मतलब पेन लेके एकदम आपको करना पड़ेगा अच्छे से सॉल्व सारी चीज़ें, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर 2 चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 2 चैप्टर ऐसे चैप्टर है ना जो आपको बाकी लोगों से अलग करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के जो नंबर कटते हैं वो इन्हीं चैप्टर में कटते हैं और आपके जो नंबर बढ़ेंगे वो इन्हीं चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक। उसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा कोर्स है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। मतलब कि पूरे 5 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक के अंदर हैं, ठीक है। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। स्टार्टिंग से बिल्कुल करेंगे हम। चलो, हो सकता है कि आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत। बता सकते हैं कि आपने कौन सा सॉल्यूशन पढ़ा है? अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा सॉल्यूशन मतलब, तो देखो सॉल्यूशन, अभी तक हम सॉल्यूशन के बारे में क्या समझते हैं? एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट और दोनों मिलकर बनाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो कि कम अमाउंट में लिया जाता है, सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है, ठीक है। ये 2 बातें हमें भी हम पता है, ओके। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं आपके 3 टाइप के। हाँ, एक होता है गैसियस सॉल्यूशन। क्या होता है? गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। यस। अब आप सोच रहे हो कि नहीं अलग अलग कैसे हैं यार, हमने तो एक ही नाम सुना था। नहीं, हमने तीनों सुने नाम। कैसे? गैसियस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट है हमारा वो क्या होगा? वो गैस होगा। इसका मतलब सॉल्यूट हमारे तीनों हो सकते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो कैसा रहेगा? गैसियस फॉर्म का। सिमिलरली लिक्विड के केस में क्या होगा? सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड। और सॉलिड के केस में सॉल्वेंट क्या होगा? आपका सॉलिड। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं और फिर इनसे 9 टाइप के सॉल्यूशन हमें मिलते हैं जो कि हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है? आपको सिर्फ पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ, इस पूरे चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं? आप पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि हम 3 तरीके की बात करेंगे। कैसे 3 कौन कौन सी बात होंगी? पहली जो होगी वो है आपका गैस इन लिक्विड। क्या है? गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का मतलब क्या होगा? जहाँ पर गैस जो है वो आपका सॉल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट होगा और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट में। ऐसा कोई एग्जांपल? हाँ मैम, कोका कोला, पेप्सी, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक मान सकते हैं हम। उसके अंदर क्या होता है? वो लिक्विड होता है और उसके अंदर प्रेजेंट होती है कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या है? गैस है। तो ये एग्जांपल किसका हुआ? गैस इन लिक्विड का, ठीक है। और इसी के अंदर हम पढ़ते हैं हेनरी लॉ। बच्चों को बस ये तो याद रह जाता है कि हम हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं,
ये भूल जाते हैं कि हेनरी लॉ आता किसके अंदर है। तो हेनरी लॉ कहाँ आएगा, गैस एंड लिक्विड के अंदर। सेकेंड पार्ट है आपका लिक्विड इन लिक्विड। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें ये पता चलता रहे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। चलो, सेकेंड है आपका लिक्विड इन लिक्विड। बेस्ट एग्जांपल है इसका लिक्विड इन लिक्विड का, पता है क्या, अल्कोहल एंड वाटर। अब वो आपकी मर्जी है कि सॉल्यूट क्या रखना है और सॉल्वेंट क्या रखना है, पर रहेगा तो क्या, लिक्विड इन लिक्विड कंडीशन, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, राउट्स लॉ। थर्ड है आपका केस जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड केस क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। ये आपका है केस नंबर थर्ड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो सकता है, सोचो जरा। शुगर सॉल्यूशन पढ़ा है, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या है, पानी, और उसमें हम ऐड करते हैं शुगर। शुगर क्या है, एक सॉलिड है, पानी क्या है, लिक्विड है। तो कैसा कंपोजिशन बन गया, सॉलिड इन लिक्विड वाला कंपोजिशन। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलगेट नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिफरेंट है दोनों, ठीक है ना। पता चले कि मैम आज आप कॉलगेट पढ़ाओगे क्या, कि नहीं नहीं भाई कॉलगेट नहीं पढ़ाऊंगी मैं क्या पढ़ाऊंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। ये कोई नहीं बताता कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब शुरू कर देते हैं बस, हाँ, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गैस एंड लिक्विड। देखो हमारा चैप्टर तो ऐसे ही स्टार्ट होता है, जहाँ पर चीज़ें आपको सारी समझ में आएंगी, एक एक चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं गैस इन लिक्विड। अब चाहे इसको नोट डाउन कर लेते हैं, कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हो गया, ओके। आज हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, गैस इन लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है, गैस इन लिक्विड का मतलब क्या है कि ये जो गैस है इसको मैं लेने वाली हूँ सॉल्यूट के फॉर्म में, और ये जो लिक्विड है इसको मैं लेने वाली हूँ सॉल्वेंट के फॉर्म में। आपने एक लाइन सुनी होगी, द एवरी गैस डिजॉल्व इन एवरी सॉल्वेंट हैज़ द मोर और लेस एक्सटेंट। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि अगर आप गैस को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो 2 ही कंडीशन बनेगी, या तो वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा या फिर वो कम सॉल्यूबल होगा। ये 2 ही कंडीशन बन सकती है, ठीक है। क्या कंडीशन बनेगी कि या तो वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा या फिर कम। कैसे पता चलेगा, उसके डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म से या फिर उसके मोल्स से। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अमाउंट हमने लिया है किसका, गैस का, ठीक है, सॉल्यूट के फॉर्म का। अगर 5 ग्राम लिया है मैंने 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर में, तो अगर 100 ml ऑफ वाटर में मैं 5 ग्राम ऐड करूँगी तो बहुत ही कम अमाउंट है ये। कैसा है, बहुत कम अमाउंट है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा बनेगा, डाइल्यूट। वहीं मैं अगर 20 ग्राम ऐड कर दूँ तो कैसा बनेगा, ज़्यादा, यानी कि कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने बोला कि हम चेक करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो आपका सॉल्यूट है वो कितना डिज़ोल्व हुआ है, ठीक है। तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। हम कुछ फैक्टर से पता कर पाते हैं कि अच्छा इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये जो ऐसा करेंगे और ऐसा होगा, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है।
जो कि हम इस चैप्टर में अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि जो आपकी गैस है वो कितना डिसॉल्व हुई है। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स की। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स या इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो सबसे पहले फैक्टर्स की हम बात करेंगे। पहला फैक्टर है द नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, कि जो गैस और सॉल्वेंट है ना उसका नेचर कैसा है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, उसके नेचर की, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ओके, देखो एनसीईआरटी में ना एक लाइन लिखी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या लिखा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो जैसा है वो उसके साथ ही डिसॉल्व होना पसंद करेगा। जो जैसा है मतलब मैम क्या बोले जा रहे हो आप, चलो सिंपल वे में समझते हैं कि अगर आपके पास कोई पोलर गैस है तो वो क्या चाहेगी, एक पोलर सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होना चाहिए, एक अच्छे से उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या बोला कि पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होगी। इसी तरीके से जो नॉन पोलर गैस होगी वो किसके साथ डिसॉल्व होगी, किसके साथ डिसॉल्व होगी अंश, नॉन पोलर गैस किसके साथ डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये पोलर क्या था, मैं तो भूल गया, 11th में पढ़ा तो था मैंने पर अभी मेरे दिमाग से निकल गया, ये पोलर क्या होता है, याद है क्या होता है पोलर, पोलैरिटी पढ़ी थी हमने, पोलैरिटी। कोई बात, देखो मैं बताती हूँ क्या होता है। पोलैरिटी का मतलब था कि जहाँ पर उसका डाइपोल मूवमेंट या तो ज़ीरो होता है या तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। कैसे कैसे होता है मैम ज़ीरो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पोलर गैस है आपकी SO2, नॉन पोलर गैस है CO2। ये मैं कैसे बोल रही हूँ, अगर डाइपोल मूवमेंट आपका ज़ीरो है, क्या है ज़ीरो, अगर डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो है तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। कैसा है वो, नॉन पोलर है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज काम नहीं कर रहा है। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर बनाती हूँ। देखो ये कार्बन है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था लीनियर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था इसका लीनियर। हम क्या देखेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है मैम, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। तो एरो किस तरफ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। याद आया, ये हमारा सिंबल था डाइपोल मूवमेंट का। इस तरीके से हम डाइपोल मूवमेंट का बनाते थे। तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ क्या जा रहा है, जब भी हम डाइपोल मूवमेंट को शो करते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेकर जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही जाएगा। अब देखो एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसकी जो पोलैरिटी है वो कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसीलिए इसको किसके अंदर रखा गया है, नॉन पोलर के अंदर। जब भी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। इसीलिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला, नॉन पोलर गैस। चलो अब SO2 हमारा पोलर गैस है, ये भी देख लेते हैं। ये क्या है, सल्फर। सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 6। क्यों मैम, 16 ग्रुप में प्रेजेंट है, 6 उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, मतलब 2-2 बॉन्ड तो बना लेगा वो, यानी कि इसके 4 बॉन्ड तो मैम बन गए। कुछ बैंड शेप जैसा ये रखता है। और क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इसकी बढ़िया से शक्ल बना दूँ, 2 आँखें बना दी मैंने, उसके कान वान भी बनाऊँ क्या, नहीं इतना रहने देते हो, इतनी ड्राइंग नहीं करनी अपन को, है ना। चलो अब देखते हैं सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कौन है, कौन है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ।
नहीं भाई, ऑक्सीजन है ना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। ये लिख लो, भूल जाओगे। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ये बहुत जगह काम आएगा भी अब चैप्टर्स में ना। तो यहाँ पे भी किस डायरेक्शन में जाएगा? यहाँ यहाँ। अब देखो ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। इसका मतलब ये कुछ ये भी रखेगा। इसका मतलब कुछ कुछ वैल्यू जो है वो इसकी रहेगी। दो एक तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, मतलब जीरो तो नहीं हो सकता। जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए था? कंप्लीट अलग अलग होना चाहिए था। मतलब एक और होना चाहिए था जो ऊपर लेके जा रहा होता, तब तो ये जीरो हो सकता था। लेकिन अभी तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब ये पोलार है। पोलार गैस को शो कर रहा है, पोलैरिटी को शो कर रहा है। तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर कोई पोलर गैस है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद करेगी। तो कौन कौन से होते हैं पोलर सॉल्वेंट? वाटर, अल्कोहल। तो जो वाटर है आपका और अल्कोहल है, ये दोनों के दोनों कैसे सॉल्वेंट हैं? ये सॉल्वेंट कैसे हैं? पोलार हैं, पोलैरिटी को शो करते हैं। तो इसीलिए जब मैं वाटर के अंदर SO2 को डिज़ोल्व करूँगी तो बहुत आसानी से ये डिज़ोल्व हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करूँगी तो वो क्या चाहेगा डिज़ोल्व होना? नहीं। क्या होगा? वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा और जैसे उसको मौका मिलेगा वो उड़कर बाहर चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। एग्जाम्पल है पेप्सी का। ठीक है, ये क्या है? वाटर ही होता है एक्चुअली। हमारा पेप्सी क्या है? एक तरीके का पानी ही है, मतलब कि पोलर सॉल्वेंट है। उसके अंदर प्रेजेंट क्या होती है मैम? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा है? नॉन पोलर। वाटर का नेचर कैसा है? पोलर। दोनों मिक्स होंगे क्या? नहीं, मिक्स तो नहीं होंगे। लेकिन हमने रखा क्यों है उसको? क्योंकि वो एक प्रिजर्वेटिव है, उसको खराब होने से बचा रहा है। तो हमने क्या किया? उसको बस ज़बरदस्ती घुसा के उसमें रखा है। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन ओपन करते हैं, एकदम से उड़कर बाहर। उसने बोला वाह, मुझे तो जगह मिल गई, अब मैं चला बाहर। तो ये जो आवाज़ आती है, ये जो गैस निकलती है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो पोलर और नॉन पोलर जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, चल। तो ये तो बात हो गई पोलर सॉल्वेंट की। ओके, अब हम बात करते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर आता है एक बेंजीन। नाम सुना है ना बेंजीन का? अरे पढ़ा भी है यार, बेंजीन तो ऑर्गेनिक में 11th में। ठीक है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, ये सारे हमारे कैसे हैं? ये सारे के सारे हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ये था हमारा पहला फैक्टर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा उसका नेचर कि मैम अगर पोलर है, दोनों एक जैसे हैं, तो हमें ज़्यादा सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी। दोनों अगर डिफरेंट नेचर रखते हैं तो वहाँ पर हमें सॉल्युबिलिटी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो सेकंड फैक्टर पे आते हैं हम। सेकंड फैक्टर है आपका टेम्परेचर। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के। टेम्परेचर पे कैसा इफेक्ट करता है ना? अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये टेम्परेचर पे कैसा इफेक्ट करेगा। ठीक है, इससे पहले इसके अंदर एक पॉइंट और है जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है, द गैसेस लाइक अमोनिया एंड HCl आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ कि गैसेस लाइक अमोनिया एंड HCl आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कि ऐसा क्यों होता है कि जो अमोनिया और HCl जो है वो पानी में जाके बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी को शो करता है? तो उसका रीज़न ही क्या है? उसका रीज़न है पोलैरिटी। जो अभी हमने पढ़ा ना नेचर,
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है गैस और यहाँ पर लिया है HCl को, तो आप सोच रहे होंगे कि ये HCl गैस कैसे हो गया, है ना। अभी तक तो हमने HCl क्या देखा है, लैब में जाते हैं बढ़िया बॉटल के अंदर लिक्विड फॉर्म में HCl देखा है, यही देखा है ना। अब ये गैस कैसे हो गया, तो सुनो, HCl जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया होता है, तो वो उसका कैसा फॉर्म होता है, उसके आयंस प्रेजेंट होते हैं HCl के, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होता है। HCl के क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एक्वस सॉल्यूशन वहाँ पर बना होता है। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब भी किसी को हम पानी के अंदर मिला दें, किसी भी गैस को या सॉलिड को, तो वो कैसा बन जाता है, एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ क्या होगा आंसर, सोचो सोचो। देखो क्या होता है, जैसे ही ये जो HCl है आपका पानी के कांटेक्ट में आएगा, ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक हो जाता है, आयंस में। क्यों ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसको भाई पानी के साथ जुड़ना है ना। दोनों ही नेचर कैसा रख रहे हैं, दोनों ही पोलर हैं, तो ड्यू टू द पोलैरिटी दे ब्रेक देयर आयंस, या हम लिखते हैं ड्यू टू द आयोनाइजेशन। ये पानी में आते से ही क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, ताकि ये वाटर के साथ बॉन्ड बना सके। ड्यू टू आयोनाइजेशन क्या कर लेता है, ये खुद को आयोनाइज्ड कर लेता है। आयोनाइज का मतलब आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे HCl होता है, ऐसे ही क्या हो जाता है, अमोनिया। इसको मैं जैसे ही ब्रेक करूँगी तो क्या बना लेगा, एक तो अमोनियम आयन बना लेगा और एक क्या बना लेगा है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, और इसको हम बोलते हैं अमाइड, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, ये दोनों ही पोलर नेचर के थे, अपने आयंस को इन्होंने स्प्लिट कर दिया, किसके साथ, पानी के साथ, क्योंकि उनको पानी के साथ बॉन्ड बनाना था, इसीलिए दे आर हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे ना। ज़्यादातर आपके फिजिकल में से, मतलब वैसे तो और वो केमिस्ट्री के अंदर सारे ही 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर 4 मार्क का भी क्वेश्चन है तो उसमें 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स के। ये आपने देखा ही है, 11th में भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर रीज़न वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये लिख के आओगे तो कोई आपके नंबर नहीं काट सकता, और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि HCl और जो अमोनिया है वो आपके सॉल्यूबल क्यों है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट अंश, ओके। कोई दिक्कत हो रही है क्या, फाइन। तो क्या बोला मैंने कि जो HCl और अमोनिया जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके चलो, अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सोचो ज़रा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे या घटाओगे तो क्या इफेक्ट हो सकता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, क्या हो सकता है, नहीं, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इन्वर्स बिहेव करती है। कैसा बिहेव करती है, इन्वर्स। तो हम बोला जाता है, ये तो दिखेगा ही नहीं, solubility of a gas in liquid is decreases when increase in temperature। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब बात आती है कि कैसे डिक्रीज हो जाएगी, तो इसके ऊपर एक रिएक्शन दे रखी है, एक स्टेटमेंट दे रखा है,
उस पर हम बात करते हैं। ये तो अभी हमें पता चला कि अच्छा ये इन्वर्स बिहेव करती है। अब कैसे इन्वर्स बिहेव करते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो देखो, मेरे पास एक गैस है, मैंने उसको पानी में डिज़ोल्व किया। तो जैसे ही मैंने उसको पानी में डिज़ोल्व करूँगी ना, वहाँ से क्या निकलेगी? एक तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और हीट निकलेगी। वहाँ से क्या निकलने वाली है? हीट। तो देखो, ये मान लो कोई गैस है, इसको मैंने वाटर में ऐड किया, ठीक है? तो क्या होगा? यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनेगा एक्वस और साथ में निकलेगी हीट। इसीलिए एक लाइन बोली जाती है, द डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला मैंने? डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आपका क्वेश्चन है 1 मार्क का। डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आपको प्रूफ करना होता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कि बोला जाए स्टेटमेंट, मतलब एक्चुअली ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसको हमें प्रूफ करना होता है कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम गैस को में लिक्विड मिलाते हैं तो हीट निकलती। ठीक है, तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये वाली रिएक्शन, कि हमने गैस को पानी के अंदर मिलाया तो हमें हीट निकलती हुई दिखाई दी। तो जब भी हीट निकलेगी वो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो हमें पता है कि हीट निकल रही है मतलब अच्छी बात है, हमें एनर्जी मिलेगी, हमें बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी हीट इवॉल्व होती है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, मान लो थोड़ी सी खुरापाती करते हैं, चलो वैसे भी तुम हो ही ऐसे थोड़े से अपन मस्तीखोर टाइप वाले, तो अपन क्या करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। क्या कर रही हूँ मैं? टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हूँ। पहले से ही हमारी रिएक्शन हो रही थी और हीट दे रही थी, मैंने क्या किया? टेम्परेचर और बढ़ा दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा सोचो, क्या हीट और निकलेगी या नहीं निकलेगी? क्यों? ऐसा क्यों होगा? तो तुम मतलब कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो कि मैम जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे जो हीट दे रहा था वो रुक जाएगी, ऐसा है ना? कह तो तुम सही रहे हो, पर ऐसा हो क्यों?